नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। सपनों कैसे दिन। सपनों कैसे दिन यानी बचपन के दिन। ठीक है। गुरदयाल सिंह जो हैं वो यहाँ पर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। और बचपन के दिनों को उन्होंने सपनों के दिन क्यों कहा? क्योंकि उस समय पर बच्चा जो होता है खुलकर जीता है अपनी स्कूल लाइफ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ कुछ उनकी यादें जुड़ जाती हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी यादें गुरदयाल सिंह ने यहाँ पर हमारे साथ साझा की हैं। ठीक है। लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह हैं, जो पंजाबी साहित्य के अग्रणी और सम्मानित लेखक थे। और इस पाठ में उन्होंने अपनी आत्मकथा के कुछ जीवंत प्रसंगों को साझा किया है, मीन्स अपनी बायोग्राफी। और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में जो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त किए, उनमें से कुछ प्रसंगों को हमारे साथ साझा किया। अगर इस पाठ की पृष्ठभूमि की बात करें तो इस पाठ में बच्चों के मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मन के मनोविज्ञान, बचपन के खेलों की मस्ती, स्कूल के प्रति उनकी अरुचि, शिक्षकों के कठोर व उदार स्वभाव का यथार्थवादी और मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। अब इस बात को समझेंगे कैसे कि बचपन में वो कैसे खेल मस्ती किया करते थे ना। और बहुत सारे ऐसे किस्से गुरदयाल सिंह ने यहाँ पर लिखे हैं कि कैसे जब वो स्कूल जाते थे और जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी तो तालाबों में नहाने जाना, पेड़ों पर चढ़ जाना, दिन भर खूब मस्ती करना, नानी के घर जाना और होमवर्क नहीं करना ना। होमवर्क कब याद आता था उन्हें? जब उनके स्कूल खुलने वाले होते थे तब उन्हें होमवर्क याद आता था। फिर वो फटाफट अपना टाइम टेबल बनाते थे कि इतने दिन में हम इतने पेज कवर कर लेंगे, इतने दिन में हम इस सब्जेक्ट का होमवर्क कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट लिखा, स्कूल के प्रति अरुचि। उस टाइम पे टीचर्स कैसे होते थे? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे ना। टीचर्स आपने सुना भी होगा अपने पापा से, दादा से, कि उस टाइम पे जो टीचर्स होते थे वो पिटाई भी बहुत करते थे, डंडा भी उठाते थे और मुर्गा भी बनाते थे। तो जो टीचर्स का व्यवहार था उस टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता था और यथार्थवादी होता था, पुराने विचारों वाला होता था। इस तरह के उन्होंने कुछ अपने अनुभव यहाँ पर इस पाठ में साझा किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बचपन के खेल और बेफिक्री का जिक्र किया कि कैसे मस्ती भरा बचपन होता था। लेखक याद करते हैं कि वे और उनके साथी फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पांव धूल मिट्टी में बेफिक्री से खेला करते थे। सभी बच्चे अलग अलग बोली बोलते थे, लेकिन खेलते समय कोई भी भाषा आपसी संवाद में बाधा नहीं बनती थी ना। मतलब कोई मान लो गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई मराठी है, लेकिन बेशक से उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब खेलते हैं ना तो उनके हाव भाव, उनके आपसी संवाद हमें समझ आने लगते हैं। पिटाई का खेल, लेखक ने ये भी यहाँ पर जिक्र किया कि जब वो बचपन में खेलते थे, कूदते थे और उनके घुटने छिल जाते थे, खून बहने लगता था और घर जाते थे ना तो मम्मी और 2 थप्पड़ लगाती थी या डांटती थी या पापा डांटते थे। क्यों डांटते थे? क्योंकि उन दिनों कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। मम्मी पापा सोचते थे कि अरे जानबूझकर गिर कर आए हो, तुम्हें तो तरीका ही नहीं पता। तो सहानुभूति की बजाय घर पर माँ और पिताजी से भी डांट और पिटाई मिलती थी। इसके बावजूद अगले दिन सब बच्चे उसी जोश के साथ फिर खेलने निकल पड़ते थे। अब स्कूल के प्रति बच्चों का कैसा दृष्टिकोण था? स्कूल जाने का वह, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस टाइम पे बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता था, उनकी रुचि शिक्षा के प्रति बहुत कम थी और उनके पेरेंट्स भी ऐसे थे। मतलब बहुत कम पेरेंट्स ऐसे थे जो कि ये समझते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है,
पढ़ना जरूरी है, बहुत कम ऐसे थे। ठीक है, बच्चों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाता था, और जो बच्चे भी थे उन्हें भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उस समय बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बहुत कम थी। कड़े और क्रूर अनुशासन के भय से स्कूल जाना किसी जेल जाने के समान लगता था। अभिभावक भी पढ़ाई का महत्व नहीं समझते थे। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, और बच्चों को जल्दी ही कामकाज में लगाना चाहते थे। प्राकृतिक सम्मोहन, उन्हें बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन स्कूल जाने का रास्ता भले ही डरावना हो, लेकिन रास्ते में उगी कांटेदार झाड़ियों, नीम के पत्तों और खिले हुए रंग बिरंगे फूलों की सौंधी खुशबू लेखक को बहुत लुभाती थी। लेखक का मन बहुत करता था पढ़ने का, वो पढ़ाई में अच्छा भी था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आगे हमें पता चलेगा कि कैसे वो दूसरों की किताबें लेकर पढ़ते थे, और जितना भी वो पढ़ पाए शायद उनके प्रिंसिपल की वजह से वो पढ़ पाए। उस महक को लेखक आज भी अपनी सांसों में महसूस करते हैं। अब जब स्कूल जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ती हैं, और उन गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या मस्ती होती है। तो सबसे पहले ननिहाल की मस्ती, मीन्स मामा नाना के घर जाते हैं, और 1.5-2 महीने की जो छुट्टियां होती थी, शुरू में बच्चे वहां जाकर तालाब में नहाना, नानी के प्यार का भरपूर आनंद लेते थे। लेकिन फिर उन्हें गृह कार्य मीन्स होमवर्क का भी डर रहता था। छुट्टियों के अंत में शिक्षकों द्वारा दिए गए गणित के 200 सवालों का डर सताने लगता। बच्चे योजना बनाते कि प्रतिदिन 10 सवाल करके काम पूरा करेंगे, पर खेल कूद में समय निकल जाता। अब वो क्या डिसाइड करते थे कि अरे कौन होमवर्क करेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, ठीक है हम पिटाई ही खा लेंगे। तो उन्होंने मार खाने को सस्ता सौदा कहा। कई बच्चे जैसे उमा गृह कार्य करने के बजाय पीटी मास्टर से मार खाने को अधिक सस्ता और आसान सौदा समझते थे, और बेफिक्र होकर घूमते थे। मीन्स वो होमवर्क करता ही नहीं था। वो सोचता था कि टीचर जा 4-5 डंडे मार देगा, कम से कम होमवर्क से तो पीछा छूटेगा। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा का स्वभाव, ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं। लेखक एक मेन कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। दूसरा हमारे एक जो ओमा का भी जिक्र हुआ, जिसका सिर बहुत बड़ा था और जो पिटाई खाने से बिल्कुल नहीं डरता था, एक उस बच्चे का भी जिक्र हुआ। फिर हेडमास्टर मदन मोहन का जिक्र आएगा, और एक टीचर आएंगे प्रीतम, जो कि मेरे को लगता है कि अगर टीचर प्रीतम ना होते तो इस चैप्टर का पूरा कोई महत्व ही ना रह जाता ना। मेन फोकस उन्हीं पर किया गया है। तो हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा का स्वभाव कैसा था? हेडमास्टर शर्मा जी का व्यक्तित्व पीटी सर के बिल्कुल विपरीत था। वे बहुत ही शांत, दयालु और सहृदय थे। पीटी सर कौन है? प्रीतम सर हैं, ठीक है। और उन्होंने कभी भी किसी छात्र पर हाथ नहीं उठाया और ना ही कड़ा दंड दिया। वे बाल मन की कोमलता को भली भांति समझते थे और बच्चों को प्यार से पढ़ाना पसंद करते थे। अगर आपको पूछा जाए कि हेडमास्टर मदन मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप उसमें ये सारी बातें लिख देंगे कि उनका चरित्र कैसा था। वो बहुत ही शांत, दयालु, सहृदय थे, कभी किसी को दंड नहीं देते थे, सबसे बहुत अच्छा सब व्यवहार करते थे। वे बाल मन की कोमलता को भी भली भांति समझते थे, और उन्हें बच्चों को प्यार से पढ़ाना भी अच्छा लगता था। उन्होंने लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा, और उनके घर मीन्स शर्मा जी के घर, अमीर घर के बच्चों की पुरानी किताबें वो लेखक को लाकर देते थे। मतलब उनके घर पर अमीर बच्चे पढ़ने आते थे, और उनकी पढ़ाई जब पूरी हो जाती थी, क्योंकि लेखक अभी छोटे थे, तो उनको वो पुरानी किताबें ला कर देते थे, जिससे लेखक की पढ़ाई निरंतर जारी रह सके।
वे बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते थे। अब पीटी मास्टर प्रीतम चंद का खौफ। कठोर व्यक्तित्व। अब इनका चरित्र चित्रण आए तो ये सारी बातें हम लिख सकते हैं कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद शारीरिक रूप से अत्यंत गठीले, कड़क और कठोर अनुशासन के पक्के व्यक्ति थे। उनकी डरावनी, बाज जैसी आंखें और चमड़े के भारी बूट बच्चों के मन में गहरे भय और दहशत का संचार करते थे। निर्दयी दंड प्रक्रिया। उनकी जो दंड देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही बुरी होती थी। स्कूल के कतार में थोड़ी सी भी असावधानी या नियम उल्लंघन होने पर वे सीधे चमड़ी उधेड़ देने की धमकी देते थे और बच्चों को बिना किसी सहानुभूति के अत्यंत बेरहमी से सजा देते थे। ठीक है। दहशत का वातावरण। बहुत सारे स्कूल के बच्चे सिर्फ उनकी डर की वजह से नहीं आते थे, या फिर जब वो आते भी थे तो हमेशा उनसे डरे और सहमे रहते थे। मैदान में उनकी घंटी बजते ही सन्नाटा पसर जाता था और बच्चे पूरी तरह मौन धारण कर लेते थे। लेकिन उन्हें पीटी सर के साथ वक्त बिताना एक जगह अच्छा लगता था, और वो कौन सी जगह थी? स्काउटिंग परेड। ठीक है। रोमांचक परेड। स्कूल में केवल स्काउटिंग परेड का समय ही ऐसा था जो बच्चों को बहुत पसंद था। हाथ में रंग बिरंगे झंडे लेकर वे मार्च पास्ट करते तो मन आनंद से भर जाता। उन्हें कैसा एहसास होता था कि मानो वो फौजी बन गए हैं। खाकी वर्दी उन्होंने पहनी होती थी, गले में रुमाल लगाया होता था, पैरों में साफ मोजे बूट पहनकर बच्चे खुद को किसी फौजी सिपाही से कम नहीं समझते थे। और जब सख्त रहने वाले पीटी मास्टर परेड के दौरान किसी छात्र को शाबाश कहते थे तो वह साधारण सा शब्द बच्चों को किसी बड़े सैन्य पदक या अमूल्य मेडल जैसा गर्व प्रदान करता था। मीन्स जो प्रीतम चंद थे उनसे बच्चे बहुत डरते तो थे, लेकिन जब स्काउटिंग परेड होती थी और जब सर की तरफ से उन्हें शाबाशी मिलती थी तो वो उन्हें बहुत अच्छा फील कराता था, बच्चों को अच्छा फील कराता था। पीटी साहब की मुअत्तली हो गई। जो इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? एक दिन फारसी की कक्षा में चौथी श्रेणी के बच्चे कठिन शब्द रूप याद नहीं कर सके। जो पीटी टीचर थे वो फारसी भी पढ़ाया करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने चौथी कक्षा को शब्द रूप याद करने दिए और जब वो अगले दिन आके होमवर्क पूछने लगे तो किसी को याद ही नहीं थे। क्रोधित होकर पीटी साहब ने पूरी कक्षा को बड़ी ही बेरहमी से मुर्गा बना दिया और पीठ को ऊंचा रखने की कठोर सजा दी। इस पर जो हमारे हेडमास्टर थे मदन मोहन जी, उन्होंने निलंबन का आदेश दे दिया। वो वहां से अचानक गुजर रहे हेडमास्टर शर्मा जी ने जब बच्चों की यह तड़प देखी तो वे क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए शिक्षा विभाग को शिकायत भेजी और पीटी सर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। जो एक ऐसा हमने स्ट्रिक्ट बिहेवियर पीटी सर का स्कूल में देखा, उसके विपरीत उनका एक और रूप था। ठीक है। वो मुअत्तल होने के बाद पीटी साहब स्कूल नहीं आते थे। वे अपने एकाकी कमरे में 2 सुंदर तोते पालकर उनके साथ समय बिताते थे। वे तोतों से बात करते, उन्हें बड़े प्यार से बादाम छिल-छिल कर खिलाते थे। लेखक और अन्य बच्चों को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति मनुष्यों के बच्चों के प्रति इतना कठोर और निर्दयी है, वह पक्षियों के प्रति इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। और ये प्रसंग हमें क्या दर्शाता है कि वह कठोर और अनुशासित व्यक्ति के भीतर भी एक संवेदनशील और कोमल कोना छिपा होता है। ओके, तो अभी हमने चैप्टर में क्या क्या समझा।
हमने से पहले समझा कि कैसे वो जो गुरदयाल सिंह जो लेखक हैं वो कैसे अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, कैसे वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे और होमवर्क नहीं करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्हें पर्सनली स्कूल जाना अच्छा लगता था। फिर उन्होंने हेडमास्टर जी के बारे में बताया और प्रीतम चंद के बारे में बताया। तो अगर इस पाठ के मूल संदेश और निष्कर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पर बच्चों की स्वाभाविक रुचि खेलकूद में अधिक होती है, ये हमें देखने को मिला। और ये सबकी होती है ना। आप लोग भी स्कूल जाते हो तो आप लोगों का भी मन करता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उतना ही पार्टिसिपेट करें ना। और शारीरिक दंड देने की बजाय अगर हम बच्चों को प्यार से समझाएं, जैसे कि उनके हेडमास्टर समझाया करते थे, या आजकल के जैसे टीचर्स होते हैं जो दंड नहीं देते, प्यार से समझाते हैं, आपके मन की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए उसका हमेशा मन करेगा ना, उसे अच्छा लगेगा स्कूल जाना। सहानुभूतिपूर्ण शिक्षण, हेडमास्टर जी का दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया हमें यही सिद्ध करता है कि प्रेम और समझदारी से ही बच्चों का उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है, ना कि क्रूरता से। वही बात जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि अगर टीचर्स का स्वभाव अच्छा होगा तो बच्चे का मन अपने आप करेगा कि वह स्कूल जाए और स्कूल का एनवायरनमेंट एंजॉय करे। बचपन के सुहाने दिन, कि बचपन में चाहे कितनी भी परेशानियां या अनुशासन की कठोरता क्यों ना हो, बड़े होने पर वे सभी क्षण यादों में संजो कर सपनों के से दिन बन ही जाते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सपनों के से दिन यानी कि बचपन के सुहाने दिन। जितने अच्छे से हम अपने बचपन के दिनों को जी पाते हैं वही हमारे सपनों के दिन होते हैं। उसके बाद तो जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं, सब अपने अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप उस तरह का माहौल, उस तरह के दिन वापस नहीं जी पाते। तो बचपन के सुहाने दिन ही हमारे सपनों के से दिन होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, पर मैंने कवर किया है हर एक पॉइंट को। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।